I am Nisit Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar, representing the subject Electrical Machine 1, SEM for Electrical. So, in which we started our first unit is magnetic field and magnetic circuits, and we discussed the basic things about the magnetic circuits, in which we already discussed about the MMF. Then after our basic Faraday's law and basic discussion regarding that magnetic and electrical circuit analogy, similarity and dissimilarity. Same way then after resistance or a reluctance for the magnetic circuit and field intensity for magnetic circuits. So प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किया था उसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर क्या रहता है, तो सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो उसके अंदर वोल्टेजेस रहते हैं, जबकि मैग्नेटिक सर्किट के अंदर क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट के अंदर आपको एमएमएफ रहता है। सेम वे अगर हम बात करें कि करंट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट के अंदर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है, रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस, कंडक्टिविटी और परमेबिलिटी एज वेल एज करंट डेंसिटी एंड flux density or field, electrical field as well as magnetic field intensity is there. क्लियर। तो उसके लिए अगर हम सर्किट की बात करें तो सर्किट कैसे रहेगी इलेक्ट्रिकल के लिए, तो यहाँ पे दिखा है कि एक सर्कुलर बात है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है तो उसके अंदर सम करंट इज फ्लोड फ्रॉम दैट सर्किट। सेम वे यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक सर्किट की बात करूँ तो उसके अंदर क्या होगा, करंट सोर्स को ये अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर आपकी जो फ्लक्स लाइन है वो लिंक अप होगा और उसकी वजह से यहाँ पे फील्ड या फिर फ्लक्स इंड्यूस होगा। क्लियर। तो यहाँ पे उसके इक्विवेलेंट सर्किट कैसे रहेगी, यहाँ पे इक्विवेलेंट पार्ट जो कि रेजिस्टेंस रहेगा एज वेल एज यहाँ पे रिलक्टेंस रहेगा और फ्लक्स को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज द बेसिक डिफरेंस रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट, जो कि फर्स्ट पॉइंट उसके अंदर है कि path that traced by the current is called as a electric circuit, while in the magnetic circuit that path is traced by the flux is defined as the magnetic circuit. यहाँ पे EMF था जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो मैग्नेटिक सर्किट के अंदर MMF रहता है और EMF का इक्वेशन EMF का यूनिट रहेगा वोल्ट, जबकि MMF का यूनिट रहेगा एम्पियर टर्न्स NI। इक्वेशन भी आप साथ में याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज द टोटल करंट इन that electrical circuit that should be measured into the amperes, while in the magnetic circuit that flux which is flowing from the magnetic circuit is measured by the Webers. Clear? Okay. Next point है कि भाई in the electrical circuit that flow of electron that decided by the flow of electron or flow of current that should be decided by the flow of electron. Clear? While in case of the magnetic circuits the number of magnetic line of the forces that decided the flux। इसीलिए तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि फोर्स इज इक्वल टू फ्लक्स, या फिर हम फ्लक्स लाइन के जैसे भी उसे हम बता सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द रेजिस्टेंस दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट and its unit is in ohms, while in case of the magnetic circuit reluctance that opposes the magnetic path of the flux and its unit is ampere turn per Weber। क्लियर, ओके। सो इसके अलावा भी और पॉइंट्स है जो कि अभी हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए फॉर द रेजिस्टिविटी, वेयर R जो कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A एंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। इन केस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट दैट रिलक्टेंस S, यहाँ पे हम R से भी लिख सकते हैं, S से भी इसलिए लिखा है कि दोनों को आप डिफ्रेंशिएट करें तो शायद कहीं पे मिसगाइड ना हो, इसलिए 1/μ0 μr इंटू ए, जबकि L है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो तो हम जानते हैं कि यहाँ पे उसको रिलक्टेंस को हम डिनोट करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, वाइल इन केस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट दैट म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू our रिलक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू और म्यू इज इक्वल टू μ0 μr। यहाँ पे आपको मैंने एक टास्क दिया था कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट μ0 एंड μr और व्हाट डू यू मीन बाय दैट म्यू, तो आपने शायद वो बेसिक्स अपने हिसाब से स्टडी किया होगा, अगर नहीं पता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द एरिया, जो कि
यहाँ पे ए से डिनोट करते हैं वहाँ पर भी एरिया तो सेम ही था। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है कि भाई नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द डिस्कशन इज द करंट, जो कि करंट है, जो कि करंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। तो फ्लक्स को कैसे डिसाइड करेंगे, एमएमएफ बाय रिलक्टेंस। तो अभी तक आपको ये तो बेसिक चीज़ पता चल गई होगी। सेम वे करंट डेंसिटी जो कि डेल्टा से डिनोट करते हैं आई अपॉन ए। यहाँ पे हमने प्रीवियस स्टडी कर रहे थे तब हमने जे से बताया था, लेकिन अब हम यहाँ पे दोनों में डिस्कैड ना हो इसलिए मैं आपको यहाँ पे अलग नोटेशंस या फिर नोमेनक्लेचर से आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि फ्लक्स डेंसिटी बी इज इक्वल टू 5/A वेबर पर मीटर स्क्वेयर। क्लियर। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी, सो इट इज इक्वल टू 1/R, वाइल परमियंस इज 1/S, जो कि इनवर्स ऑफ रिलक्टेंस। क्लियर। और किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ आर एप्लीकेबल फॉर द electrical circuits, while in case of the magnetic circuits Kirchhoff's mmf law and flux law is the applicable for the magnetic circuits. Clear। तो यहाँ पे बेसिक हमारा डिस्कशन रिगार्डिंग दी मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट के डिफ्रेंशिएशन के बारे में अभी तक हमने डिस्कस किया है। ये 7 मार्क के लिए, इवन 3 to 4 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करो, तो शायद आपको उसमें भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। यहाँ पे 10 पॉइंट्स मैंने दिए हैं, तो आपको जो याद रहते हैं उस हिसाब से अपने हिसाब से आप जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज दी फेरेडेज लॉ, जो कि फेरेडेज लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है वो अभी हम बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं। तो फेरेडेज फर्स्ट लॉ, क्योंकि ऐसे हम जानते हैं कि भाई किरचॉफ्स लॉ आते हैं फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, एज वेल एज यहाँ पे फेरेडेज लॉ भी है। तो फेरेडेज लॉ क्या बताता है कि ईएमएफ इन इंड्यूस्ड कॉइल व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड इज लिंक्ड दैट कॉइल इज चेंज। मतलब कि कोई एक कॉइल के अंदर जब आप फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है या फिर लिंक हो रहा है ड्यू टू दैट ईएमएफ, दैट शुड बी चेंज व्हाइल कॉइल इज चेंज। क्लियर। ओके, तो ये बात हुई फेरेडेज फर्स्ट लॉ। वैसे कि यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि फेरेडेज फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ ऐसे आपको पर्टिकुलरली पूछते नहीं है, लेकिन हमारे सब्जेक्ट डिस्कशन का एक पार्ट है और हमें बेसिक फंडामेंटल होना याद होना ज़रूरी है, इसलिए हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। ओके, what is the second law? Second law is the magnitude of the induced EMF is proportional to the rate of the change of flux linkage, so E is equal to negative n d phi by dt. Clear? Okay, और what does the Lenz law representing? that law, जो कि लेंज लॉ तो हमने अभी प्रीवियसली भी डिस्कस किया था, तो आपको शायद याद ही होगा कि जिसकी वजह से आपका कोयल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो जिस करंट की वजह से हो रहा है उसी का अपोज करेगा। क्लियर। तो शायद आपको लेंज लॉ तो याद ही है, ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर दिया है। फिर भी मैं आपको अगर स्टेटमेंट बता दूं कि भाई दिस लॉ स्टेट्स दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू दैट चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक बाय दैट कॉइल विल प्रोड्यूस अ करंट इन द कॉइल सच अ डायरेक्शन दैट it will produce a magnetic field which is in opposite the causes which that is in the change of the flux linkage. क्लियर। तो यहाँ पे वही चीज़ आपको मैंने जो प्रीवियस क्लास में बताई थी वही चीज़ रिप्रेजेंट करी है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको छोटे छोटे पार्ट्स में ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने पूरा कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए बताया कि आपको समझने में काफ़ी इजी रहे और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैग्नेटिक मटेरियल की बेसिक टाइप्स क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इंडिविजुअली आपको कोई भी पूछ सकते हैं। इवन आप सिलेबस में देखोगे तो ये आपको सेकंड चैप्टर का या फिर सेकंड यूनिट का एक पार्ट रहेगा, लेकिन हम पूरी एक जो पैटर्न जो फॉलो की है मैंने अपने हिसाब से कि आपको समझने में और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इजी रहे, और आप कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक को फॉलो करोगे तो इसी हिसाब से इस पैटर्न में आपको ये सारे कंटेंट टर्न बाय टर्न मिलेंगे, तो आपको समझने में इजी हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ी पैटर्न चेंज की है, एज पर दी सिलेबस नहीं रखा है। ठीक है, लेकिन सिलेबस के सारे जो बेसिक कंसेप्ट है जो आपको सिलेबस में मेंशन है वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, तो पर्टिकुलरली मैग्नेटिक मटेरियल जो भी है या फिर मटेरियल्स है उसकी कौन कौन सी टाइप रहती है, तो यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप्स है कि भाई पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो ये फंडामेंटल आपको कहीं पहले भी आप सुन चुके होंगे कि भाई मैग्नेटिक मटेरियल पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल्स आर देयर। यहाँ पे फेराइट्स इज ऑल्सो वन ऑफ द मटेरियल टाइप, बट बेसिकली 3 टाइप है तो उसके ऊपर से ही हम फोकस्ड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी वेरियस प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये इंडिविजुअल क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, और इन
तीनों का जो कंपैरिजन है वो भी आपको 4 to 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे एक और चीज़, अगर आपकी एग्जामिनेशंस एमसीक्यू बेस्ड रहती है तो उस टाइम पे आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप यहाँ पे एक एक पॉइंट को प्रॉपर्टी वाइज डिस्टिंग्विश करें ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि हर एक पैरामीटर के ऊपर से हर एक मटेरियल का एक एक एमसीक्यू बन सकता है। तो आप समझ सकते हो कि ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर। ओके। So our first point और first property which is the state, about the state। तो state उसके अंदर कौन सा रहता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस रहता है पैरामैग्नेटिक के अंदर, जबकि डायमैग्नेटिक की बात करें तो उसके अंदर भी यही रहता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट इन केस ऑफ द फेरोमैग्नेटिक दैट शुड बी ओनली सॉलिड। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक ये चीज़ आपको कंपल्सरीली याद रखनी है। नेक्स्ट वन दी इफेक्ट ऑफ द मैग्नेट। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर अगर हम मैग्नेट की इफेक्ट देखें क्या रहती है तो वीकली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट, मतलब कि बहुत कम अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी एक काफ़ी अच्छा और स्मूथ मटेरियल है। जबकि डायमैग्नेटिक है वो रिपेल करेगा और फेरोमैग्नेटिक है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो इन तीनों की जो बेसिक प्रॉपर्टी जो हम कह सकते हैं कि मैग्नेट को पास में लाते हैं उस मटेरियल के तो कैसा रिएक्ट करता है, तो वो आपने देख ली कि भाई पैरामैग्नेटिक तो वीक रहता है, डाया के अंदर स्ट्रांगली रिपेल करता है और फेरोमैग्नेटिक के अंदर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। जबकि बिहेवियर अंडर द नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, जब हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल टेंड्स टू मूव द फ्रो मूव फ्रॉम द लो टू हाई फील्ड, while in case of the diamagnetic material they tend to move high to low region, and ferromagnetic have tends to move from low to high field region। Clear? Okay। Next one is the behavior under the external force। So they do not preserve a magnetic property once the external field applies is removed। क्लियर। मतलब कि पैरामैग्नेटिक को आप जब एक बार फोर्स अप्लाई कर देते हो, अगर वो रिमूव कर देते हो तो वो एक मैग्नेट की तरह अच्छे से बिहेव नहीं करते। जबकि दे सेम वे डायमैग्नेटिक के अंदर भी वही चीज़ होती है, जबकि फेरोमैग्नेटिक के अंदर एक्सटर्नल फील्ड रिमूव करते हैं तो वो मेंटेन अपना फील्ड कर लेता है। तो ये काफ़ी समझने वाली चीज़ है फेरोमैग्नेटिक के अंदर। देन आफ्टर इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, तो भाई इन केस ऑफ द पैरामैग्नेटिक विथ राइज ऑफ द टेम्परेचर इट बिकम्स द डायमैग्नेटिक, वाइल डायमैग्नेटिक ऑलरेडी इज देयर तो उसके अंदर तो कुछ चेंजेस आएंगे नहीं। बट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एक आपको मैग्नेटिक मटेरियल सब्जेक्ट के अंदर एक फंडामेंटल आएगा क्यूरी पॉइंट, जो कि एक टेम्परेचर लिमिट होती है या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर उसे हम कहते हैं। तो उसके ऊपर जाता है जब टेम्परेचर अप्लाई करने का, तो वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और लेटर ऑन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द डाया ऑल्सो। बट वो एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ इसी इतनी है कि भाई उसका क्यूरी पॉइंट से ज़्यादा ना हो तब तक वो एक डायमैग्नेटिक की तरह पैरामैग्नेटिक की तरह ही बिहेव करेगा। नेक्स्ट वन इज द परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी के मैं बताना चाहूँगा कि लिटिल ग्रेटर देन द यूनिटी फॉर द पैरामैग्नेटिक। परमिएबिलिटी उसकी थोड़ी एक से ज़्यादा रहती है, बट डायमैग्नेटिक के लिए लेस देन 1 और फेरोमैग्नेटिक के लिए वेरी हाई वैल्यू। नेक्स्ट वन इज दी ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल इट इज़ लाइटली ग्रेटर देन द यूनिटी एंड पॉजिटिव, while in case of the diamagnetic material susceptibility is little less than unity and negative। यहाँ पे आपको कंपल्सरीली याद रखना कि नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी किसके अंदर देखने को मिल सकती है। क्लियर। और फॉर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इट विल बी वेरी हाई एंड पॉजिटिव। क्लियर। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने बताया कि भाई एग्जांपल फॉर द पैरामैग्नेटिक जो कि है लिथियम, टेंटलम एंड मैग्नीशियम, while in case of the diamagnetic material copper, silver and gold are the diamagnetic material, और iron, nickel and cobalt which are ferromagnetic material। clear। तो यहाँ पे आपको मैंने जो टाइप्स ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, इट्स प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल 3 to 4 मार्क क्वेश्चन एंड कंबाइंड डिफरेंस विथ इट्स प्रॉपर्टी इज अ 7 मार्क क्वेश्चन। यहाँ पे बेसिक डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, तो आप यहाँ से कोई भी कितने मार्क का क्वेश्चन है उस हिसाब से आपको पॉइंट अपने हिसाब से लिखने रहेंगे। क्लियर। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के
टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया, जो कि दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी वैल्यूएबल क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि भाई डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट फॉर 3 to 4 और 7 मार्क क्वेश्चन एज वेल एज फेराडेज लॉ, ये जो कि आपके बेसिक के लिए ही है। एग्जाम में अगर पूछे तो सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन ही बन जाएगा। और नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, तो उसका डिफरेंसेस ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल्स भी पूछ सकते हैं, प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन दी paramagnetic material with its property, diamagnetic material with its property, and ferromagnetic material with its property. Even they can ask also as a type of the magnetic material with difference of each. Clear? तो ये सात मार्क का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन आज का सेशन हम यहीं पे एंड अप करते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।